Assalamualaikum dear students, this is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि खतूत अदम तरजीह के ज़रिए सार्फ़ का तवाज़न बयान करें। खतूत अदम तरजीह जो है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दिया जाएगा और उसका हम गोशवारा भी बना चुके हैं, उसका डायग्राम भी बना चुके हैं। अब खतूत अदम तरजीह के ज़रिए सार्फ़ का तवाज़न बयान करेंगे। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप खतूत अदम तरजीह की डेफिनेशन कर लें, उसके बाद सार्फ़ के तवाज़न की डेफिनेशन कर लें, उसके बाद जो है वो आगे मफरूज़ात बयान करें, फिर उसका जो है वो डायग्राम बयान करते हैं कि डायग्राम बना के उसकी जो है वो वजाहत कर दें। तो क्वेश्चन जो है वो अगर 20 नंबर का है तो 20 में से जो है वो 18 नंबर आपको जो है वो ईज़िली मिल जाएंगे, और अगर 15 का है तो 14 नंबर या 13.5 नंबर जो है वो बड़े इजी आपको मिल जाएंगे। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पहला हमारा टॉपिक क्या है, खतूत अदम तरजीह की डेफिनेशन हमने करनी है कि खतूत अदम तरजीह क्या होता है कि एक सारफ़ जो है a combination of two goods which gives the same level of satisfaction to the consumer and consumer remains the indifference, कि एक सारफ़ दो अशिया के ऐसे जोड़े बनाता है कि एक ही ख़त पर रहते हुए अशिया का हर जोड़ा सारफ़ को यकसा तस्कीन दे और सारफ़ गैर जानबदार रहे। ये तो होगी खतूत अदम तरजीह की डेफिनेशन। अब है सारफ़ के तवाज़न की डेफिनेशन कि जब सारफ़ अपनी आमदनी को मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी पर इस तरह से ख़र्च करे कि वो बुलंद तरीन मेयार तस्कीन हासिल कर सके, तो ये क्या है, उसकी तवाज़नी कैफियत है। यानी अपनी आमदनी को मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी पर इस तरह से ख़र्च करे कि वो तस्कीन का बुलंद तरीन मेयार हासिल कर ले, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो अपने पीक पे उसका चला जाए। तो ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये सार्फ़ की तवाज़नी कैफियत है। तो अब हम इसके जो है वो मफरूज़ात पढ़ते हैं, लेकिन मफरूज़ात पढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगले आपको लेक्चर जो है वो टाइमली नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहें, और बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। जी, मफरूज़ात क्या हैं कि सारा बाशऊर है, बाशऊर सारफ़ है कि सारा बाशऊर है, वो अक्लमंद है, वो अपनी आमदनी को समझे बग़ैर ख़र्च नहीं करेगा, वो पागल नहीं है, वो बड़ा देखभाल के ख़र्च करता है। उसने जो अपने माइंड बनाया हुआ है कि मेरे पास अगर 40 रुपये हैं या मेरे पास 100 रुपये है तो मैंने कैसे कैसे ख़र्च करना है, उसने जो है वो मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन बना लिए हैं कि वो फ़र्ज़ करो वो दो चीज़ें ख़रीदता है कि कितने रुपए जो है वो मैं एक्स शय पे लगाऊंगा, कितने रुपए जो है वाई शय पे लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब है सारा बाशऊर है, वो अपनी आमदनी को सोचे समझे बगैर बिल्कुल भी ख़र्च नहीं करेगा, बड़ा देखभाल के ख़र्च करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि तरतीब वार अफादा, तो सारफ़ ने जो है वो जिन अशिया को ख़रीदना है उसको उसने मुख्तलिफ़ जोड़ों में तरतीब दे लिया है। जिन अशिया को भी ख़रीदना है उसको क्या कर लिया, उसने मुख्तलिफ़ जोड़ों में तरतीब दे लिया है और उनके खतूत अदम तरजीह जो है वो वज़ा कर लिए हैं, उनके इंडिफरेंस कर्व जो है वो वज़ा कर लिए हैं उसने ऑलरेडी। और तीसरा पॉइंट क्या है कि साकन कीमतें, तो हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अशिया की कीमतें साकन रहती हैं, अशिया की कीमतें जो है वो नहीं बदलती, यानी कि जब वो सारफ़ जो है वो ख़रीदारी करने जाता है तो अशिया की कीमतों में कोई तबद्दल नहीं आता, कोई तब्दीली नहीं आती। चौथा पॉइंट है इंतखाब में साबित कदमी, कि सारफ़ जो है अपने इंतखाब के इंतखाब में साबित कदमी, चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि सारफ़ अपने इंतखाब के ज़मन में साबित कदम रहता है। यानी फ़र्ज़ करो मुख्तलिफ़ पैकेट्स हैं, अगर जो है वो एक अरसे में वो ए पैकेट को बी शय का जो पैकेट है उस पर तरजीह देता है। पैकेट क्या थे खतूत अदम तरजीह का, आपने गोशवारा बनाया था, एक आम 10 केले, वो फ़र्ज़ करो एक पैकेट है, दूसरा जो है 2 आम और 6 केले, ये दूसरा पैकेट है, तीसरा जो है वो 3 आम और 3 केले, ये जो है वो तीसरा पैकेट है। ये जो हमने जो है वो पहले गोशवारा बनाया हुआ है उसी की आगे लेके चल रहा है कि क्या है कि अगर जो है वो ए शय के पैकेट को बी पे तरजीह देता है, यानी अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी है तो बी इज़ नॉट ग्रेटर दैन ए होगा। अगर ए शय को बी पे तरजीह देता है तो उसी अरसे में या दूसरे अरसे में वो बी को ए पे तरजीह नहीं देगा। अब इसी तरह जो है इसका ट्रांजिटिव मफरूज़ा जो है वो ये है कि अगर जो है वो ए इज़ ग्रेटर दैन बी है और बी इज़ ग्रेटर दैन जो है वो सी है
तो लाजमी बात है कि ए इज़ आल्सो ग्रेटर दैन सी होगा। अगर जो है वो ए ग्रेटर दैन बी है और बी सी से ज़्यादा तस्कीन दे रहा है तो लाजमी बात है ए जो है वो बी से भी ज़्यादा तस्कीन देगा और सी से भी, यानी ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो पहले लिख लिया हमने, बी इज़ ग्रेटर दैन सी होगा तो ए इज़ आल्सो ग्रेटर दैन जो है वो सी होगा। तो ये था कि सारफ अपने इंतखाब के ज़मन में जो है वो साबित कदम रहता है। अगला जो है वो पॉइंट क्या है कि तकलीली मुख्तम शरह इस्तबदाल, कि मुख्तम शरह इस्तबदाल तकलीली है। मुख्तम शरह इस्तबदाल क्या है? तकलीली है, यानी गिरती चली जाती है। उसी गोशवारे में हमने पढ़ा था कि मुख्तम शरह इस्तबदाल गिर रही है, वो पिछले लेक्चर में मौजूद है। आपको लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, आप जो है वो उसको देख सकते हैं कि उसमें मुख्तम शरह इस्तबदाल गिर रही थी। पहले जो है वो माजर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या थी? पहले पे 4-1 थी, आगे जो है वो 3-1 थी, फिर क्या थी? 2-1 थी, तो गिर रही थी। तो मुख्तम शरह इस्तबदाल तकलीली है। तो मुख्तम शरह इस्तबदाल अगर तकलीली होती है तो फिर खतूत तरजीह जो है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं, इसी तरह के होते हैं। आईसी कर्व जो है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। तो वो हमने जो है वो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी जो है वो पीछे। तो मुख्तम शरह इस्तबदाल आपने क्या फ़र्ज़ किया कि ये तकलीली है, गिरती चली जाती है। तकलीली का मतलब होता है डिक्रीजिंग। अगला पॉइंट है सारफ की तरजीह शय की ज़्यादा मकदार के लिए। बिल्कुल कि सारफ जो है वो हमेशा ज़्यादा को कम पे तरजीह देता है। यानी फ़र्ज़ करो 2 शॉपर हैं, एक शॉपर में 1 किलो आम है और 1 दर्जन केले हैं, दूसरे शॉपर में जो है 2 किलो आम है और 2 दर्जन केले हैं। तो लाजमी बात है कि सारफ जो है वो ज़्यादा शय को कम पे तरजीह देगा, यानी वो दूसरा वाला पैकेट लेगा, दूसरे वाला शॉपर लेगा जिसमें 2 किलो आम और 2 दर्जन केले हैं। तो क्या है कि सारफ की तरजीह शय की ज़्यादा मकदार के लिए होती है। ठीक है, सारफ की तरजीह क्या होती है? शय की ज़्यादा मकदार के लिए होती है। फिर अगला पॉइंट है कि सारफ बहुत से सारफीन में से एक है। जी, तो सारफ अकेला नहीं है, सारफ अकेला नहीं है, बल्कि देयर आर सो मैनी कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मार्केट में तो बहुत सारे सारफीन होते हैं, तो उन्हीं सारफीन में से सारफ जो है वो एक है और उसकी कोशिश क्या होती है कि अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया पर इस तरह से खर्च करे कि तस्कीन का बुलंद तरीन मेयार जो है वो हासिल कर ले। तो सारफ ने तो अपने आप को देखना है, वो अकेला नहीं है, उस जैसे और बहुत से सारफीन हैं। और आखिरी पॉइंट क्या है मफरूज़ात में कि सारफ की पसंद और आदात नहीं बदलती, यानी सारफीन की पसंद है, आदात हैं, टेस्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर जो है वो पहले जो है वो ए शय जो है उसे पसंद है तो फ़र्ज़ कर लिया गया है कि अगले अरसे में भी उसको ए शय ही पसंद होगी, अगले अरसे में भी उसको वही शय पसंद होगी। तो क्या है कि सारफ की पसंद और आदात जो है उसमें किसी किस्म की जो है वो कोई तब्दीली नहीं आती। जी, डायग्राम्स के ज़रिए इसकी जो है वजाहत करते हैं कि खतूत तरजीह के ज़रिए सारफ का तवाज़ुन जो है उसको डायग्राम में कैसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ओ वाई पे वाई शय ले लें और ओ एक्स पे जो है वो एक्स शय ले लें। अब हम जो है वो बजट लाइन बनाते हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ करो बजट लाइन है जी, ये बना दिया मैंने ए बी, ये ए बी क्या है? बजट लाइन है। अब ये जो है वो IC1 है, खतूत अदम तरजीह 1, इंडिफरेंस कर्व 1। अब ये जो है वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी कता कर रहा है सी पे और डी पे भी कता कर रहा है। सी पे कता कर रहा है, इसका मतलब है कि वाई की इतनी मकदार ख़रीदेगा और एक्स की इतनी ख़रीदेगा। इसका मतलब है सी पॉइंट जो है वो एक्स थोड़ी मकदार ख़रीद रहा है, वाई ज़्यादा मकदार ख़रीद रहा है, और डी पॉइंट जो है वो एक्स ज़्यादा है, वाई क्या है? थोड़ी है। अब जो है वो ये IC1 है। अब ये IC2 कर्व है जी, ये IC2 है और ये जो है वो IC3 है। अब देखें कि IC3 जो है वो सारफ की आमदनी से बाहर है, क्योंकि बजट लाइन किसका ख़त है? ये सारफ की आमदनी का ख़त है। तो IC3 तो उसकी पहुंच से बाहर है, सारफ की औकात से बाहर है, उससे आगे की बात है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं इतने। वो नो डाउट अबाउट दैट कि IC3 गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैन IC2 एंड IC1, लेकिन चूंकि IC3 जो है उसकी आमदनी से बाहर है, उसको जो है वो छोड़े।
अब IC1 जो है वो ये लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये कम तस्कीन का म्यार दे रहा है, क्योंकि ये जो है इस पे जो वाक़े दो निकात हैं C और D, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसकी आमदनी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा तस्कीन का म्यार लेना चाहता है, लेकिन IC1 जो है वो कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो IC2 जो है वो आप देखें कि IC2 जो है वो बजट लाइन को यहाँ पे टेन टू द स्लोप है, यहाँ पे बजट लाइन का क्या है, टेन टू द स्लोप भी है, और फिर दूसरी बात है कि ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन भी है, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो IC2 जो है वो यहाँ पे टेन टू द स्लोप हो रहा है E पॉइंट पे, इसका मतलब है कि वो Y की मिकदार जो है इतनी Y शेयर ख़रीदेगा और X जो है वो क्या करेगा, इतनी X शेयर ख़रीदेगा, और यहाँ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन का म्यार हासिल होगा। यहाँ पे उसे जो है वो अपनी आमदनी के अंदर रहते हुए बुलंद सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड होगी, हाईली सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड होगी। तो IC2 जो है वो ये जो है वो अच्छा, अब जो है वो ये बुलंद तरीन म्यार तस्कीन उसे जो है वो दे रहा है, क्योंकि ये उसकी आमदनी के अंदर है। अब जो है जो डायग्राम में हमने इसकी वजाहत की है, IC2 क्यों से जो है वो बेहतरीन उसके लिए है, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस होती हैं। E पॉइंट पे जो है वो दो कंडीशन है जो फुलफ़िल हो रही हैं, एक को कहते हैं नेसेसरी कंडीशन और दूसरे को कहते हैं सफिशेंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन इसकी क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, मुख्तम शरह इस्तब्दाल जो है दोनों अशिया का X और Y का, ये किसके बराबर है, MUX ओवर MUY, या ये प्राइस ऑफ X ओवर प्राइस ऑफ Y के बराबर होता है। यानी मुख्तम शरह इस्तब्दाल अशिया की कीमतों के तनासब के बराबर है, यानी यहाँ पे मुख्तम शरह इस्तब्दाल क्या है, अशिया की कीमतों के तनासब के बराबर है। और दूसरी बात, तो दूसरी इसे क्या कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, ज़रूरी शर्त है, और दूसरी तसल्ली बख्श शर्त है, उसको जो है वो क्या है, वो इसकी जो है वो जो तसल्ली बख्श शर्त ये है कि IC का जो इंडिफरेंस कर्व है उसका कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना ज़रूरी है, यानी मब्दा की जाना मुहद्दब होना ज़रूरी है। तो ये मब्दा की जाना मुहद्दब भी है, यानी पहली कंडीशन भी पूरी हो रही है और दूसरी भी पूरी हो रही है, यानी ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन भी है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन भी है, नुक्ता की जाना मुहद्दब भी है, ओरिजिन की तरह मुहद्दब है। तो ये था हमारा जो है वो खतूत अदम तरजीह के ज़रिए सार्फ़ का तवाज़न। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। हैप्पी वॉचिंग।